आज की वीडियो लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, जो बाबू सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था इकोनॉमिक्स के लेकर, इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज इस वीडियो में करेंगे बाबू पूरे बुक का इकोनॉमिक्स का प्रश्न करेंगे बाबू, जो आप लोग को काफी सारे प्रश्न यहाँ पे याद भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, और यहाँ पे आप लोग को मैं टोटल 50 प्रश्न करवाऊंगा। कितने? 50 प्रश्न करवाऊंगा, वो आप लोग को सारे प्रश्न को करना है। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है। गेसिंग किया गया प्रश्न बाबू, पूछे गए प्रश्न है, सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में शामिल है। इकोनॉमिक्स के सारे प्रश्न को देख लीजिए, तो यहां से ना आप लोग को काफी सारे प्रश्न जो हैं वह फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं बाबू आज के सेशन स्टार्ट इकोनॉमिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को अगर कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत है ना, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, यही टाइम है बाबू आप लोग को मेहनत करने का। आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, आप लोग बताइए, मैं उसका इतना सारा प्रश्न करवा दूंगा कि आप लोग को दिक्कत सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं इकोनॉमिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला नंबर प्रश्न को देखिए, और पहला नंबर प्रश्न आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं बाबू इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? इकोनॉमिक्स के जो पिता हैं बाबू वह कौन थे? ये प्रश्न करा है। आप लोग बताइए जल्दी से, सारे प्रश्न को बाबू आप लोग करते चलिए। ठीक है, आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, बताइए जल्दी से, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जो पिता थे ना बाबू, याद रखेगा कौन थे? तो एडम स्मिथ थे। कौन थे? एडम स्मिथ थे बाबू, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के पिता। याद रखेगा, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बाबू, तो दूसरा नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या कर रहा है दूसरा नंबर प्रश्न कि उपयोगिता में क्या होती है? बताइएगा, उपयोगिता में बाबू क्या होती है? बताइए जल्दी से आप लोग, और सारे ऑप्शन को आप लोग पढ़कर ही आंसर कीजिएगा बाबू। मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर करते चलूंगा। ठीक है, तो आप लोग सारे ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ के मेरे से पहले ही सारे प्रश्न को करते चलिए। तो बताइए जल्दी से, उपयोगिता में बाबू क्या होती है? तो याद रखिएगा, लाभदायकता और हानिकारक, ये दोनों होती है बाबू। लाभ और हानि दोनों होती है बाबू उपयोगिता में। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा कि वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं? वस्तु के जो पूर्ति के निर्धारक घटक हैं वह कौन से हैं? बताइएगा। जो प्रश्न आप लोग को याद नहीं है वो प्रश्न को आप लोग याद भी करते चलिएगा बाबू, क्योंकि सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए आप लोग, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक जो है वह कौन से हैं? याद रखिएगा बाबू, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत और उत्पादन साधनों की कीमत, ये तीनों बाबू वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक हैं। याद रखिएगा अच्छे तरीके से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा अगला प्रश्न कि कारक लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। क्या करा है कि कारक लागत पर बाबू निबल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं? बताइएगा आप लोग। तो याद रखिएगा, कारक लागत पर ना बाबू जो निबल राष्ट्रीय उत्पाद को जो कहा जाता है वह राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और आज के इस वीडियो में बाबू इकोनॉमिक्स का हम लोग जो है वह रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ये आज की वीडियो आप लोग के लिए रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो सारे प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, टाइम है तो आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लीजिए बाबू, अगर इकोनॉमिक्स में आप लोग को दिक्कत होता है तब। ठीक है, क्या करें यहाँ पे कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले बाबू जो माइक्रो शब्द का प्रयोग किए थे वह कौन किए थे? बताइएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे गए सवाल है। याद रखिएगा, सबसे पहले जो माइक्रो शब्द का जो प्रयोग किए थे ना वह कौन किए थे? तो वह रैगनर फ्रिश ने किए थे। कौन? रैगनर फ्रिश, ये किए थे बाबू सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, क्या करा कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है? क्या करा कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है बाबू? बताइएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखेगा, अर्थव्यवस्था को जो वर्गीकृत किया जाता है ना वह समाजवादी के रूप में, पूंजीवादी के रूप में और मिश्रित के रूप में। ठीक है, ये तीनों के रूप में बाबू अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रवादी। याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें कि उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है। बाबू उत्पादन वक्र का ढाल जो गिरता है वह कैसे गिरता है? दाएं से बाएं,
बाएं से दाएं कि ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? बताइएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए। इसी लेवल से बाबू सवाल एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए आप लोग क्या करें कि उत्पादन वक्र का ढाल जो गिरता है ना, वह कैसे गिरता है? तो वह बाएं से दाएं गिरता है। कैसे बाबू? बाएं से दाएं, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिए अगले सवाल को क्या करा है कि लाभ क्या है? क्या करा प्रश्न बाबू कि लाभ जो है वह क्या है? याद रखिएगा, लाभ जो है ना वह कुल आय और कुल लागत का अंतर है। क्या है? कुल आय बाबू, पूरे टोटल आय और कुल लागत का अंतर है क्या? लाभ। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले प्रश्न को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है बाबू। क्या करें कि उत्पादन की अवधारणाएं हैं, उत्पादन की जो अवधारणाएं हैं वह क्या है? बताइएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। उत्पादन की जो अवधारणाएं हैं ना वह क्या है बाबू? तो वह कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। याद रखेगा कि उत्पादन की अवधारणाएं जो है वह क्या क्या है? तो कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद, ये तीनों है बाबू। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? इनमें से सभी, इनमें से सभी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? क्या करा प्रश्न कि मांग की जो लोच होती है वह कितने प्रकार की होती है? बताइएगा आप लोग, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? याद रखेगा बाबू, 3 प्रकार की। कितने? 3 प्रकार की होती है बाबू मांग के लोच। और कौन कौन होती है बाबू? याद रखेगा, मांग की कीमत लोच और मांग की आय लोच और मांग की क्रॉस लोच, ये 3 होते हैं बाबू मांग के लोच, ठीक है। याद रखिएगा अच्छे तरीके से, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करा कि बाजार मूल्य किस बाजार में पाया जाता है? क्या करा बाबू कि बाजार मूल्य जो है वह किस बाजार में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए आप लोग जल्दी से, ठीक है। आप लोग बाबू सारे प्रश्न को करते चलिए, देखिए आप लोग खुद से बाबू कि आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं, आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, क्योंकि अब बाबू समय नहीं है, ठीक। अब सिर्फ है रिवीजन करने का समय बाबू, 2 मंथ आप लोग अपने आप से खुद को दे दीजिए और अच्छे तरीके से बाबू दम रिवीजन कर लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। आप लोग को जो भी समस्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मैं सारे बच्चे का कमेंट देखता हूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बाबू कि कौन से विषय में दिक्कत है और क्या आप लोग को और कौन सा विषय का ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बताइए जल्दी से, बाजार मूल्य किस बाजार में पाया जाता है? याद रखिएगा बाबू, हुआ अल्पकालीन बाजार में। किसमें? अल्पकालीन बाजार में बाबू बाजार मूल्य पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले प्रश्न को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। क्या करे कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। बताइएगा आप लोग, किसने कहा बाबू कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है, ठीक है। और आप लोग को बताता हूं बाबू, आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाबू जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक सिर्फ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। आप लोग को मैं यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट, सारे ऑब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारा कंप्लीट करवा दूंगा बाबू, सिर्फ आप लोग सब्र रखिए, ठीक है। और आप लोग चैनल से दम जुड़े रहिए, ठीक है। बताइए जल्दी से यहाँ पे प्रश्न का आंसर, क्या करें कि किसने कहा बाबू कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो आप लोग जो है ये प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। एक प्रश्न बाबू आप लोग के लिए, आप लोग इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं इंतजार करूंगा, देखूंगा सारे बच्चे का कमेंट कि किन किन बच्चे का राइट आंसर आया है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, तो हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। चलिएगा अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा अगला प्रश्न कि यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या होती है? बताइएगा, कह रहा है बाबू कि पूरक वस्तु में अगर मूल्य में कमी आ जाती है तो वस्तु की मांग क्या होती है? बताइएगा आप लोग, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, इसी तरह से प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक को उठाकर कि कहाँ कहाँ से प्रश्न और किस लेवल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसी लेवल से आप लोग तैयारी कीजिए। तो यदि पूरक वस्तुओं के मूल्य में कमी आती है बाबू तो वस्तु की जो मांग होती है ना वह क्या होती है? तो वह बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा ना बाबू कि घटिया वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है? क्या करा प्रश्न कि बाबू घटिया वस्तुओं की मांग का जो वक्र होता है वह कैसा होता है? बताइएगा जल्दी से, बताइए आप लोग बाबू कि घटिया वस्तुओं का जो मांग का जो वक्र होता है ना वह कैसा होता है? याद रखेगा अच्छे तरीके से बाबू, वह ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है बाबू। घटिया वस्तुओं का मांग जो होता है ना, घटिया वस्तु का मांग
वह कैसा होता है, तो वह बाबू ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को बाबू, अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो आप लोग अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा अगला सवाल कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। बाबू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, बताइएगा आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बताइए जल्दी जल्दी से। सारे प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक से आप लोग करते चलिए, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा कब, 1935 में। कब बाबू, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा अगला सवाल कि मुद्रा के प्रमुख कार्य है। क्या करा बाबू कि मुद्रा के जो प्रमुख कार्य जो है, वह काम जो है वह क्या है, बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। मुद्रा के प्रमुख कार्य जो होता है ना, वह क्या होता है, तो वह होता है बाबू विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचयन और मूल्य का मापन। ये तीनों बाबू मुद्रा के कार्य हैं, याद रखेगा अच्छे तरीके से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहां पे प्रश्न क्या करा बाबू, अगला कह रहा है कि सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। बाबू सिक्कों का जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था ना, वह कहाँ हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बताइए आप लोग जल्दी से। सारे बाबू आज की इस वीडियो में ना सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे प्रश्न भी आए हैं, सिर्फ आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लीजिए और खुद से करते चलिए। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कितना स्कोर कर पाए हो। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। तो बताइए जल्दी से, सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, याद रखेगा कहाँ हुआ था बाबू, लीडिया में। कहाँ, लीडिया में हुआ था बाबू सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करा बाबू कि महामंदी का काल कौन सा था। क्या करा कि महामंदी का काल जो था वह कौन सा था, याद रखेगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। तो याद रखेगा महामंदी का जो काल था ना बाबू, वह कब से कब तक था, तो वह बाबू था 1929 से 1939 तक, ठीक है। कब से, 1929 से 1939 तक। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन उसी के अनुसार क्या हो जाएगा आंसर, महामंदी का काल जो था वह 1930 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1930 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग चलिएगा वहां एग्जाम में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा अगला सवाल कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन है। क्या करा कि यहाँ पे बाबू जो अप्रत्यक्ष कर जो है वह कौन है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन है, याद रखेगा। अप्रत्यक्ष कर जो यहाँ पे है ना, वह कौन है, तो वह है बाबू बिक्री कर, उत्पादन कर और मनोरंजन कर। ये तीनों है बाबू अप्रत्यक्ष कर, याद रखेगा। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे उसी प्रकार से प्रश्न क्या कर रहा है ना बाबू कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रत्यक्ष कर के जो उदाहरण है वह कौन है बाबू, याद रखेगा बाबू। यहाँ से आप लोग को एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। सारे ऑप्शन को देख लीजिए और याद कर लीजिए बाबू, सारे प्रश्न को रट जाइए कि एग्जाम में दिक्कत ना आए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर के जो उदाहरण है ना, वो आय कर है, उपकार कर है और संपत्ति कर है। ये तीनों है बाबू प्रत्यक्ष कर के उदाहरण, याद रखेगा, ठीक है। तीनों को रट जाइए। आंसर यहाँ पे क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा अगला सवाल कि पूंजी खाते का लेन देन किस रूप में होता है। क्या करा कि पूंजी खाते का बाबू जो लेन देन होता है ना, वह किस रूप में होता है, बताइएगा आप लोग। किस रूप में होता है बाबू पूंजी खाते का लेन देन, याद रखेगा किस रूप में, तो वह प्रवाह और स्टॉक के रूप में। किसमें, प्रवाह और स्टॉक के रूप में बाबू पूंजी खाते का लेन देन होता है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों, ए और बी, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे। क्या करा कि अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को कहा जाता है। क्या करा बाबू कि अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को क्या कहा जाता है, बताइएगा आप लोग। बाबू अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को जो कहा जाता है ना, वह क्या कहा जाता है, याद रखेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। तो वह व्यापार चक्र कहा जाता है। क्या, व्यापार चक्र कहा जाता है। रट जाइए सारे प्रश्न को, ठीक है। इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लाना है तो आप लोग को रटना पड़ेगा बाबू, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को क्या कहा जाता है, व्यापार चक्र कहा जाता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या करा कि इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं।
क्या करें कि इनमें से किसे बाबू संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। संसाधन के अंतर्गत किसे नहीं रख सकते बाबू, यहाँ पे याद रखेगा किसे, तो वह मशीन को बाबू संसाधन भूमिगत के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें कि मांग की कीमत लोच से मतलब है। क्या करें कि मांग की कीमत जो है ना बाबू, वह लोच से क्या मतलब है, ये पूछ रहा है, बताइएगा। मांग में और लोच में बाबू जो संबंध है, जो मतलब है, वह क्या है, याद रखिएगा कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। क्या करें कि कीमत में बाबू जब परिवर्तन होगा तो मांग में भी परिवर्तन होगा। यही बाबू मांग की कीमत के लोच से मतलब है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला सवाल क्या करा है ना कि किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। क्या करें कि किसी वस्तु के बाबू मूल्य में कमी होने से मांग में जो वृद्धि होती है वह नहीं होती है। इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखेगा अनिवार्य वस्तु कहा जाता है। क्या, अनिवार्य वस्तु कहा जाता है बाबू, जिसमें वस्तु के मूल्य में कमी होना और मांग में वृद्धि भी नहीं होती है, उसी को बोला जाता है अनिवार्य वस्तु। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला सवाल क्या करा कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन से हैं। अर्थव्यवस्था के बाबू जो प्रमुख क्षेत्र जो हैं वह यहाँ पे कौन है, याद रखेगा। अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र है ना, याद रखेगा अच्छे तरीके से, वह है घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। ये तीनों है बाबू अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र। कौन कौन, घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, याद रखेगा। आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें कि प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को बाबू किस चीज से जाना जाता है, बताइएगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों से बाबू एक दो सवाल बन जाते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, याद रखेगा। प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है तो वह कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, किससे बाबू, कृषि से बाबू संबंधित है बाबू, कौन, प्राथमिक क्षेत्र, याद रखेगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे क्या करा कि भारत का वित्तीय वर्ष है। क्या करा कि भारत का जो वित्तीय वर्ष जो है बाबू वह क्या है, याद रखेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है ना वह क्या है बाबू, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वह भारत का वित्तीय वर्ष है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या करा है ना कि पूंजी बजट शामिल करता है। क्या करें कि पूंजी बजट जो है वह किसे शामिल करता है, बताइएगा आप लोग। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, यहाँ से आप लोग को काफी सारे प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ना 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। बाकी मैं मैराथन करवाऊंगा आप लोग को इकोनॉमिक्स का, ठीक है, सारे विषय का। सिर्फ आप लोग को क्या करना है, चैनल से सिर्फ बने रहना है लास्ट तक। तब तक आप लोग को एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आप लोग को सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहना है। ठीक है, बताइएगा। पूंजी बजट शामिल करता है किसे बाबू, तो वह शामिल करता है पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय को। किसे, पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय को पूंजी बजट जो है वह शामिल करता है। आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। क्या करें कि अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है बाबू, अंतिम ऋणदाता जो कहा गया है वह किसे कहा गया है, किस बैंक को कहा गया है बाबू, अंतिम लास्ट ऋणदाता। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बताइएगा आप लोग। तो याद रखिएगा अंतिम ऋणदाता जो कहा गया है ना वह कहा गया है वो भारतीय रिजर्व बैंक को। किसे, भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा गया है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें कि सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है। क्या करें बाबू कि सामूहिक मांग का जो प्रमुख घटक है वह क्या है, बताइएगा। सारे ऑप्शन को पढ़कर बाबू अच्छे तरीके से आप लोग करते चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग ये 6-7 महीने में क्या कर पाए, कितना बढ़िया से आप लोग तैयारी कर पाए बाबू, वो देखना चाहता हूं मैं। ठीक है, आप लोग को मैं देख लेता हूं। आज यहाँ पे पता चलेगा कि कौन बच्चे जो है वह पानी में है, किनका तैयारी अच्छा नहीं है। आज आप लोग का रिजल्ट बतला देगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, बताइएगा आप लोग। क्या करें कि सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है, सामूहिक मांग का जो बाबू प्रमुख घटक है वह है सार्वजनिक उपभोग। क्या है, सार्वजनिक उपभोग, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिएगा अगला सवाल क्या करें कि द्वितीयक क्षेत्र को जाना जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को बाबू किससे जाना जाता है? ऑप्शन को देखिए और बताइए जल्दी से, सारे सवाल को करते चलिए। तो द्वितीयक क्षेत्र को जो जाना जाता है ना, वह निर्मित क्षेत्र से जाना जाता है। किससे? निर्मित क्षेत्र से बाबू द्वितीयक क्षेत्र को जाना जाता है। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करा सवाल कि परिवार फर्मों को निम्न में से कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? क्या करें कि परिवार फर्मों को बाबू निम्न में से कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? तो याद रखेगा कौन सी सेवा? श्रम सेवा, भूमि और पूंजी और उद्यम, ये तीनों सेवाएं बाबू परिवार फर्मों को सेवाएं प्रदान किया जाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगले सवाल को क्या करें कि एक संतुलित बजट किसे कहते हैं? एक संतुलित बजट जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? बताइएगा आप लोग बाबू। अब आप लोग को ना वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग एक लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है? एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? आप लोग के लिए यहाँ पे मैं इतना मेहनत करता हूँ कि आप लोग को दिक्कत या समस्या एग्जाम में नहीं आए, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा बाबू। क्या करा कि एक संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? तो वह जब व्यय और प्राप्तियां बराबर होती है उसी को बाबू एक संतुलित बजट कहा जाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू, तो अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें ना कि मांग के नियम का संबंध है, बताइएगा आप लोग। मांग के जो नियम का संबंध है वह क्या है बाबू? बताइएगा आप लोग, सारे ऑप्शन को पढ़िए, बताइए जल्दी से आप लोग। तो बाबू मांग के नियम का जो संबंध है ना वह किससे है? तो वह बाबू किससे है? तो वह मूल्य और मांग के बीच से। किससे बाबू? मूल्य और मांग के बीच। ये है बाबू मांग के नियम का संबंध, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या करा कि एक आयकर अति परलवल लागत वक्र है। बताइए तो एक आयकर बाबू अति परलवल जो लागत वक्र है वह क्या है? तो याद रखेगा वह जो है बाबू वह औसत स्थिर लागत वक्र है। क्या बाबू? औसत स्थिर लागत वक्र है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखिएगा क्या करा बाबू, और आज की इस वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है? याद कर लीजिएगा सारे प्रश्न को। क्या करें कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे बाबू। अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी जो परिभाषा के जन्मदाता थे वह कौन थे? बताइएगा आप लोग। तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र की जो कल्याण संबंधी परिभाषा के जो जन्मदाता थे ना वह बाबू मार्शल थे। कौन? मार्शल थे, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करा है कि पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? बाबू काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। क्या करें कि पूर्ति जो है वह निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? यहाँ पे बाबू ऑप्शन में देखिए किससे जुड़ी है बाबू? पूर्ति। बताइएगा आप लोग। सारे इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू इकोनॉमिक्स के आज की इस वीडियो में, तो आप लोग 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि सारे बुक का सवाल है, ठीक है? तो पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? याद रखिएगा समय अवधि और कीमत से। ये दोनों से बाबू, समय अवधि और कीमत से, ये दोनों से बाबू पूर्ति जुड़ी हुई है। याद रखेगा अच्छे तरीके से ये प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्या करा कि किसी व्यक्ति की संपत्ति क्या है? बताइए तो। क्या करा कि किसी व्यक्ति की जो संपत्ति है वह क्या है? ये प्रश्न कर रहा है। याद रखेगा बाबू, किसी व्यक्ति की भी संपत्ति जो है ना वह क्या है? तो वह स्टॉक है। क्या है? स्टॉक जो है वह किसी व्यक्ति की संपत्ति है। याद रखेगा यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखेगा जब भी पूछेगा कि किसी व्यक्ति की जो संपत्ति है वह क्या है, तो क्या हो जाएगा बाबू? स्टॉक होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो अगले सवाल को देखिएगा, 40 नंबर सवाल को, और ये हम लोग का लास्ट सवाल रहेगा बाबू, ठीक है? हम लोग अगले वीडियो में करेंगे पूरा मैराथन 100 सवाल करेंगे इकोनॉमिक्स के। तो आज हम लोग इस वीडियो में 40 सवाल करेंगे इकोनॉमिक्स का, ठीक है? आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल अगले वीडियो में ना आप लोग को ना टोटल 100 प्रश्न इकोनॉमिक्स का मैं लाऊंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सारे प्रश्न पूछे गए और बुक का पूरा निचोड़ प्रश्न रहेगा बाबू, गेसिंग किया गया सवाल रहेगा, ठीक है? तो आप लोग इंतजार कीजिए, मैं आप लोग को 3 से 4 दिन में आप लोग को मैराथन ले लाऊंगा बाबू इकोनॉमिक्स का, ठीक है? तो आज हम लोग इस वीडियो में 40 सवाल करेंगे। तो बताइएगा ये 40 नंबर प्रश्न का भी आंसर क्या करें ना कि बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? बाबू बजट जो है वह यहाँ पे कौन सा शब्द है? बताइएगा। इसी लेवल से सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में बाबू। इस वीडियो को ना 1 से 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट थे, ठीक है? तो बजट को याद रखेगा बाबू, निम्न में से कौन सा शब्द है? तो ये फ्रेंच शब्द है। कैसा? फ्रेंच। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी।
और आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा बाबू, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों को ये वीडियो पसंद आया, कितने लाइक आते हैं, ठीक है। और आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहिए और सारे प्रश्न को करते चलिए मेरे साथ। और अपने आप को बाबू खुद से देखिए कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग 40 सवाल में कितने प्रश्न को सही कर पाए हो। यहीं से पता चलेगा बाबू, इसी से पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग एग्जाम में कितना स्कोर कर पाते हो, ठीक है। देखना पड़ेगा आप लोग अपने आप से कि आप लोग कितने पानी में हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।